कर दिए स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब यहाँ से हाँ ठीक है सर। हाँ हेलो गुड आफ्टरनून। अगर हम पिछले लेक्चर पे ध्यान दें तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी, ये जो पीपीटी है पिछले लेक्चर में यही शेयर किया था कि यदि सुख बाहर से मिलने वाला प्रभाव है तो क्या कंडीशन होगी। इफ हैप्पीनेस एक्सटर्नल इफेक्ट, तो इस बात पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि अगर हैप्पीनेस एक्सटर्नल इफेक्ट है तो पहले तो हैप्पीनेस टेम्परेरी होगा, और चूँकि हैप्पीनेस टेम्परेरी होगा, जब भी हम बाहर से सुख ढूंढते हैं तो बाहर से सुख ढूंढने का आधार क्या होता है, वो फिजिकल फैसिलिटीज़ और कंजम्पशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, एंजॉयमेंट ऑफ फेवरेबल सेंसेशन, साउंड, टच एक्सेट्रा, इसके माध्यम से जो मिलता है उसी को हम लोग सुख समझ लेते हैं। ऐसा होता है शुरू में तो लगता है कि सुख है, लेकिन कुछ देर बाद तक वैसी स्थिति बनी रहने पे होता क्या है कि हमारी अनिच्छा जागृत हो जाती है उसके प्रति, और फिर जो चीज़ें अभी बहुत अच्छी लगती थी वो अच्छी नहीं लगती। चाहे वो कोई बहुत सुंदर दिखता है लेकिन एक समय के बाद नहीं दिखता, कोई खाना बहुत टेस्टी दिखता है लेकिन थोड़ी देर खाइए उसके बाद टेस्टी नहीं लगता है, कोई गाना बहुत अच्छा लगता है, म्यूज़िक संगीत आप सेंसेशन लेते हो, कान से सुनते हो, आपको अच्छा लगता है, एक समय के बाद लगता है कि नहीं। अगर आप पढ़िए ना, वो एक शेक्सपियर की एक कहानी, एक वो स्टोरी थी, उसमें एक ड्यूक है, एक नवाब, एक राजकुमार है, वो कहता है कि इफ एपिटाइट विद द म्यूजिक ऑफ लव प्ले ऑन, अगर संगीत से भूख शांत होती है तो इसको बजने दिया जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मना कर देता है, कहता है कि अब तो मेरा जो दुख दर्द है वो इससे भी दूर होने वाला नहीं है। तो वही है, एक्सटर्नल इफेक्ट से आप सुखी होना चाहते हैं तो जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करिएगा ना, झांकिएगा अपने विचार की तरफ, इच्छा विचार आशा की तरफ देखिएगा, तो सेंसेशन से मिलने वाला जो सुख है, इंद्रियों से मिलने वाला जो सुख है, जो हम बाहर से प्राप्त करते हैं, वो बड़ा क्षणिक है, बड़ा टेम्पोरेरी है, अस्थाई है। तो चूंकि वो स्वयं सोर्स ही अस्थाई है तो उससे मिलने वाला जो सुख है वो भी अस्थाई ही होता है। और तो होता क्या, जब थोड़ी देर बाद दुख होता है तो इंसान क्या करता है, इंसान दुख से भागना चाहता है। तो अलग अलग स्थितियों में दुख से भागने के अलग अलग बहाने होते हैं। कुछ लोग दुख से भागने के लिए घर छोड़ के चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध दुख से भागने के लिए घर छोड़ के चले गए थे। वो जानना चाहते थे दुख क्या है, सुख क्या है, बुढ़ापा क्या है, बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ाई है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे भावात्मक, इमोशनल और फिजिकल बिहेवियरल, फिजिकल सिम्टम दिखने लगता है उनके शरीर में। जब वो दुखी होते हैं तो वो रात भर जागेंगे, या बहुत ज़्यादा सोएंगे, या बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, या बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, ये सब सिम्टम दिखने लगते हैं। या बिस्तर पे करवटें बदलेंगे, या बरामदे में रात भर टहलेंगे, दुखी रहते हैं। तमाम सुख सुविधाएं होने के बाद भी, तमाम सुविधाएं होने के बाद भी उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती। ज़्यादातर लोग सुविधाओं को ही सुख मान लेते हैं। कार आ गया घर में, बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, खरीदते जाते हैं, तत्काल सुख लगता है, फिर थोड़ी देर बाद दुखी हो जाते हैं, फिर वो बंगला बोर करने लगता है, फिर वो गाड़ी बोर करने लगती है, फिर उससे महंगी गाड़ी खरीदते हैं, फिर वो भी अच्छा नहीं लगता, फिर उससे महंगी गाड़ी खरीदते हैं। इस तरीके से एक अस्थायी क्षणिक सुख के आगे पीछे भागते रहते हैं। ऐसी स्थिति बनती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब दुख की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, दुख की उत्तेजना या दुख की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग गुटखा खाने लगते हैं, तंबाकू खाने लगते हैं, चेन स्मोकिंग करने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं। इससे भी धीरे धीरे कुछ नहीं होता है तो और इंटेंसिफाई करने के लिए, बेहोशी की स्थिति में जाने के लिए शराब पीने लगते हैं। उससे भी नहीं होता है, ड्रग्स लेने, हशीश, गांजा, दुनिया भर की चीज़ें लेने लगते हैं वो। और लोगों को लगता है कि ये दुख से भागने का एक बहाना है। उनको लगता है कि दुख से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन जब होश में आते हैं तो फिर वही दुख सामने खड़ा हो जाता है। तो अल्टीमेटली उत्तेजना को, एक्साइटमेंट को सुख समझने वाले लोग, बाह्य प्रभाव को सुख समझने वाले लोग जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं। इच्छा तो इंसान की यही रहती है कि वो सुखी हो जाए। इच्छा तो आदमी की यही रहती है कि उसको कभी दुख की प्राप्ति ना हो। ऐसी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ऐसी इच्छाएं रहती हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। टेम्परेरी एक्साइटमेंट होता है,
उसको सुख मानते हैं। और जब दुख प्राप्त होता है तो वो भी भागना भी है ना, वो अस्थायी रूप से नहीं हो पाता, फिर वो आपके पल्ले आके पड़ जाता है। वो शराब गुटखा पीजिए तो जितनी देर बेहोश रहेंगे उतनी देर लगता है आपको कि आपको कोई दुख नहीं है, फिर जब होश में आते हैं नशा उतरता है, फिर वही दुख। तो ऐसे चेतना में जीने वाले आदमी को कहा कि एनिमल कॉन्शियसनेस, इसी को कहा है पशु चेतना। ये वो लोग हैं जो सुविधाओं को ही सुख मान लेते हैं, जो फिजिकल फैसिलिटीज को सुख मानने के नाते जीवन भर इनका जो ढंग होता है जीने का, ये जीवन भर सुविधाओं में ही सुख मानने वाले लोग सुविधा को कैसे एकत्रित कर पाए ऐसी योग्यता विकास करने का प्रयास करते हैं। लोगों को लगता है कि डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से, प्रोफेसर बनने से, व्यापारी बनने से, पॉलिटिशियन बनने से बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और सुख की प्राप्ति हो जाएगी, इंसान सुख के पीछे भागता है। लेकिन अभी अगर ऐसा होता तो सारे नेता सुखी ही होते, सभी व्यापारी सुखी होते, सभी अधिकारी सुखी होते, सब सुखी होते, सभी प्रोफेसर सुखी होते, वकील सुखी होते। ऐसा है नहीं, लेकिन दुख सबके जीवन में है। अब प्रश्न है कि इस दुख से भागा कैसे जाए, मतलब दुख से भागना क्या, मुक्ति कैसे हो। तो दुख से मुक्ति तभी हो सकती है जब आपकी समझदारी सही हो जाए। अभी आप देखिए ना, घर में कोई लड़ाई करता है तो उस लड़ाई से जो व्यथित लोग होते हैं वो क्या कहते हैं किसी तीसरे आदमी से, जरा इनको समझाइए, देखिए क्या कर रहे हैं। हर आदमी समझाने की बात करता है, सबको लगता है कि समझदारी से दुख से मुक्ति संभव है। आप अपने घरों में स्थितियां देख लीजिए जिससे आप परेशान होते हैं, या तो उसको खुद समझाते हैं या लोग समझाने जाते हैं। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम क्या समझा रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है ये कि आप समझा क्या रहे हैं। जैसे आप बहुत गरीब आदमी हैं, निर्धन हैं, घर में भौतिक सुविधाएं नहीं हैं और जिनकी वजह से आप परेशान हैं, तो आप दुखी हैं। तो आपको आके कोई समझा देगा कि चलो पढ़ लिख लो, राजा बन जाओगे, बड़े अधिकारी बन जाओगे, दुख से मुक्ति मिल जाएगी। अभी क्या हुआ कि दुख से भागने के लिए आप खूब पढ़ना लिखना शुरू कर दिए, खूब पढ़ना लिखना शुरू कर दिए, खूब पढ़ रहे हैं रात भर, लालटेन के आगे सिर गड़ाए हुए हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में पास हुए, नौकरी भी लग गई। अब नए तरह का दुख आ गया, अब सुविधाएं तो आ गई लेकिन और भी बहुत सारी वंचितता बनी हुई है, बहुत सारी वंचना बनी है, डिप्राइवेशन बना हुआ है, भाव की वंचना बनी है। पता चला कि जिससे आपका विवाह हुआ, जो आपकी साथी मिली, उससे आपका संबंध ठीक नहीं है, सही भाव व्यवहार नहीं हो पा रहा है, राइट फीलिंग्स का, सही भावनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, आप परेशान है। अपने कार्यालय में आप लोगों से परेशान है, अब नए तरह की परेशानी, नए तरह का दुख आ गया। अब इससे भाग के कहाँ जाए। एक तो बड़ी मेहनत करी तो सुविधाओं से, असुविधा से मुक्ति मिल गई, सुविधा की तरफ आए, सुविधाएं मिल गई तो भाव की वंचना है, मित्र से वंचना का भाव है, पत्नी से वंचना का भाव है, बच्चों से वंचना का भाव है, वंचना है, डिप्राइवेशन है, राइट फीलिंग्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो दुख तो वही होना है। मुक्ति नहीं हो पा रही है आपकी, कैसे बचें। बहुत बड़ा प्रश्न है। एक बार, इसीलिए पीछे आज आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, आपको एक ही बात बताई है कि भाई विचारों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सुख और दुख का स्रोत आपका विचार ही है। जो आपके मन में चिंतन चल रहा है, उस चिंतन का जो स्रोत है ना, अगर वो सही नहीं हुआ तो आपको दुख से मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अब देखिए, यदि सुख आपका स्वभाव है तो आप सुख को बजाय अपने बाहर देखने के, आउटसाइड में देखने के, चाहे बाहर के संबंध हो या बाहर की सुविधाएं हो, आप अपने भीतर देखना शुरू करिए। क्योंकि सुख आपका इनेट नेचर है, जन्मजात स्वभाव है आपका। तो अपने बाहर मत, सुख के लिए अपने भीतर देखिए, अपने विचार के स्तर पे देखिए, अपनी समझदारी के स्तर पे देखिए। किस आधार पर देखिए? अपने में सहज भाव और सहज विचार को देखिए, जिसको हम सहज स्वीकृति के माध्यम से पहचानने व जानने का काम कर रहे हैं। यह सहज स्वीकृति जो हम में पहले से ही बनी हुई है, हमें केवल उस पर ध्यान देना है। मतलब सहज स्वीकृति आपको उत्पन्न नहीं करना, केवल आपको ध्यान देना है अपनी सहज स्वीकृतियों पे। यू हैव टू जस्ट शो योर अटेंशन, ध्यान दीजिए उसके ऊपर, अपनी सहज स्वीकृति पे।
सहज स्वीकृति जन्मजात होती है, इनेट होती है, उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये सहज स्वीकृतियां एक आदमी और दूसरे आदमी में अलग अलग नहीं होती हैं। इस पर देश काल परिस्थितियों का प्रभाव नहीं होता है। यानी हजारों साल पहले जो आदमी की सहज स्वीकृति आज भी वही है, हजारों साल बाद भी वही होगी, अपरिवर्तनीय है। इस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। दुनिया में हर आदमी के पास एक ही जैसे होती है। हर आदमी सहज स्वीकृति से अगर जीना शुरू कर दे तो सारी दुनिया में हर आदमी का व्यवहार एक ही जैसा हो जाएगा, चाहे वह किसी भी देश में पैदा हुआ हो, किसी भी काल में पैदा हुआ हो, किसी भी सांस्कृतिक वातावरण में पैदा हुआ हो, किसी भी भौगोलिक वातावरण में पैदा हुआ हो, किसी भी राजनीतिक वातावरण में पैदा हुआ हो। आप देखेंगे सबका व्यवहार एक ही जैसा है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको अपनी सहज स्वीकृति पे ध्यान डालना होगा, बिना उसके तो ऐसा संभव ही नहीं। तो अपने विचारों पे ध्यान दीजिए, तब आप अपने स्वभाव को देख पाएंगे कि आपका स्वभाव कैसा है। तो आपको पता चलेगा कि जो आप जब स्वभाव में अपने देखते हैं तो आपको व्यवस्था दिखती है, हार्मनी दिखती है अपने भीतर। यह व्यवस्था स्वयं के विचारों के स्तर की व्यवस्था है, आपके और आपके शरीर के बीच की व्यवस्था है, उसमें भी आप हार्मनी देखते हैं। आपका शरीर व्यवस्थित रहता है, आपका शरीर बीमार नहीं पड़ता है, आप शरीर को वही पोषण देते हैं, वही सुरक्षा देते हैं, अपने शरीर का सदुपयोग करते हैं जो उसकी आवश्यकता है। तब आप भोजन स्वाद के आधार पे, इंद्रियों के सुख के आधार पे नहीं करते कि जीवा को बहुत टेस्टी लग रहा है तो वही भोजन करना है। अब देखिए ना, डॉक्टर आपको दवाई देता है, आपसे टेस्ट पूछता है क्या कैसा टेस्ट है, आपको वही चीज़ देता है जो आपके शरीर के लिए पोषण के अर्थ में काम करे। कैल्शियम की कमी है भाई कैल्शियम दे दो, एल्युमिनियम की कमी है तो आपको एल्युमिनियम का टॉनिक दे देगा, फास्फोरस का टॉनिक दे देगा। जिस चीज की कमी है वैसा दे देता है, उसका स्वाद चाहे जैसा, और आप लेते भी हैं क्योंकि आपको अपने शरीर को बनाए रखना है। तो जो आप दवाई में लेते हैं वही आप भोजन में लेना शुरू करिए ना, बजाय टेस्ट के आधार पर लेने के। अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार से जो पोषण के अर्थ में सही है वही लीजिए, बीमार अब कभी नहीं होइएगा। अभी तो समाज में ये देखेंगे कि जो फिजियोलॉजी का डॉक्टर है ना वो खुद ही बीमार है, उसको पता है कि शरीर की आवश्यकता क्या है, लेकिन वो भी जीव के चक्कर में, संवेदना पाने के चक्कर में, संवेदना का सुख पाने के चक्कर में, एक्साइटमेंट को सुख समझ के वो भी वही ले रहा है। आपको कहता है शराब मत पीजिए, अपने शराब पिएगा, आपको कहता है कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, आप उनके घर जाइए तो आपको भी फ्रिज से निकाल के कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देंगे। आपको बताएगा कि आप सवेरे उठिए, पता चला डॉक्टर साहब खुद ही लेट से सोए थे क्लिनिक में देख के 12-1 बजे, और फिर अपने उठ रहे हैं 8 बजे तक। ऐसी दिनचर्या उनकी बनी हुई है। डॉक्टर साहब शराब पी के ढहे हुए हैं, रात में पार्टी में खूब शराब पी लिया है, एक्साइटमेंट का सुख ले रहे हैं, मरीज को कुछ और समझा रहे हैं, अपने जीवन में कुछ और चल रहा है, दुख में जी रहे हैं, दुख का वितरण करते हुए चल रहे हैं अपने आराम से। तो क्या है ना कि पूरे समाज की ऐसी ही व्यवस्था बनी हुई है, और ऐसी व्यवस्था बने रहने से बड़ी समस्या है समाज के अंदर। हर आदमी विरोधाभासी जीवन जी रहा है, दुखी जीवन जी रहा है, हर आदमी सुख के लिए अपने बाहर की तरफ भाग रहा है। डॉक्टर को लगता है ना कि बहुत सारा पैसा कमा लेगा तो सुख मिल जाएगा, अब वो संवेदना के सुख के चक्कर में पड़ा हुआ है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी संवेदना, ये दशा है डॉक्टर्स की। लेकिन जब आप भीतर की तरफ झांकिएगा तो हर स्तर पे व्यवस्था दिखेगी, आपके मन के स्तर पे, आपके और आपके शरीर के बीच में, आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में, सब जगह व्यवस्था दिखेगी। आपके और समाज के बीच में व्यवस्था दिखेगी आपके और। तब आप ट्रैफिक पे दूसरे की गाड़ी काट के नहीं जाइएगा, जब आप व्यवस्थित हो जाइएगा तो तब आप दूसरे का ध्यान रख के गाड़ी चलाइएगा, क्योंकि आपके अंदर जब भीतर देखेंगे तो केयर नाम की एक वैल्यू है, एक मूल्य है, एक दूसरे की चिंता करना, परवाह करना, ममत्व। तो आप दूसरे को काट के उससे आगे निकलने के बजाय दूसरे को रास्ता देना शुरू करेंगे, क्योंकि आप उसकी परवाह करते हैं, आप उसकी आवश्यकता को समझेंगे, और वो भी यही काम आपके साथ करेगा अगर समझदार आदमी है तो। समझदार आदमी दूसरे का रास्ता नहीं काटते, उसको रास्ता देते हैं, रास्ता बनाते हैं। तो अभी ट्रैफिक पे खड़े हो जाइए तो समाज में समझदारी कितनी है पता चल जाएगा। गोरखपुर से लेकर के और दिल्ली, बंबई तक और न्यूयॉर्क सिटी तक आपको ट्रैफिक तोड़ते हुए, ट्रैफिक में फंसे हुए लोग दिख जाते हैं। इससे पता चलता है कि चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो या अनपढ़ आदमी हो, किस तरह की स्थिति में जी रहा है। सभी बेहोशी में जिए जा रहे हैं, ऐसी दशा बनी हुई है। तो समस्या तो है ना, आखिर समस्याएं हैं, स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब दशा है। तो आप जब अपने अंदर झांकेंगे तो आपको राइट फीलिंग दिखेगी, सही भाव दिखेगा, तब आप सम्मान के भाव को देख पाएंगे, प्रेम के भाव को देख पाएंगे, सहयोग के भाव को देख पाएंगे, ममता के भाव को देख पाएंगे।
स्नेह के भाव को देख पाएंगे, कृतज्ञता के भाव को देख पाएंगे, प्रेम के भाव को देख पाएंगे। जो 9 भाव हैं मनुष्य के अंदर अंतर्निहित हैं, इन तमाम भावों से हमारा परिचय हो पाएगा, तब हम इसको ठीक ठीक जान पाएंगे। लेकिन भाई इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसके लिए अपनी समझदारी बढ़ानी पड़ेगी, अपने विचारों पर ध्यान देना पड़ेगा, विचारों के स्रोत पे ध्यान देना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिस संसार में दुख नाम की कोई चीज नहीं है और दुख से मुक्ति संभव है। आप निरंतरता में सुख को प्राप्त कर सकते हैं, सुख को निरंतरता में प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप तब ऐसी स्थिति बनेगी, अन्यथा तो बड़ा मुश्किल है। अन्यथा तो आप दुनिया भर के मान्यताओं में जीते रहेंगे, जीवन को सुख दुख का संगम बनाते रहेंगे। आप संसार को कह देंगे कि संसार तो मनुष्य दुख भोगने ही आता है, संसार में जन्म लेता है, ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी समझदारी से संसार में आनंद में रह सकते हैं, उसके लिए किसी स्वर्ग की आवश्यकता नहीं। यही स्वर्ग, आपका विचार ही आपके स्वर्ग और नर्क का केंद्र है। वो सब मान्यताएं हैं। आप अपने विचारों से स्वर्गीय सुख का आनंद ले सकते हैं और अपने विचारों से ही दुख के सागर में डूब सकते हैं। जब कोई एक्सीडेंट नहीं होता है तो एक्सीडेंट की कल्पना करके आप दुखी हो जाते हैं। जब कहीं भूत नहीं होता है तो भूत की कल्पना करके आप डर जाते हैं। जब कभी अभाव नहीं होता है तो अभाव की कल्पना करके आप डर जाते हैं और लगते हैं सामान बटोरने। ये दशा है आदमी की, खूब बटोर रहा है, संग्रह कर रहा है और उसको लगता है कि संग्रह से उसकी समस्याओं की मुक्ति हो जाएगी, जो कि कभी हो नहीं पाती। ये मनुष्य की दशा है। तो अगर आप निरंतर सुख पाना चाहते हैं तो सुख की निरंतरता के लिए आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल तो बनी रहेगी, समस्या में तो रहेंगे। आगे हम बताएंगे कैसे विचारों के स्तर पर एक्सप्लोरेशन किया जाए। पहले भी काफ़ी वीडियोज में चर्चा हो चुकी है, लेकिन इस हैप्पीनेस के टॉपिक के क्रम में एक बार हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब आज तो समय हो रहा है, थोड़ा सा एक बिंदु ये भी है कि जब आपको ये दिखने लगे कि आप जब तक आप शरीर को मानते रहेंगे कि आप ही शरीर हैं, तब तक आपके जीवन में दुख बना रहेगा। जब आप अपने सुख को बाहरी प्रभाव के रूप में देखते हैं तो शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और फिर अनुकूल शरीर से अनुकूल संवेदना ढूंढने लगते हैं। भाव पाना चाहते हैं आप, भाव पाने को ही अपनी आवश्यकता मान लेते हैं। किस चीज़ का भाव? दूसरे रिस्पेक्ट का भाव चाहिए, प्रेम का भाव चाहिए, विश्वास का भाव चाहिए, सहयोग स्नेह का भाव चाहिए, कृतज्ञता का, यही सब ढूंढने लगते हैं। फिर आप अनुकूल संवेदना पाना चाहते हैं उसी को, और जब कोई आपकी नमस्ते आपको नहीं करता है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्रेम आपको नहीं करता है तो आप जब लग जाते हैं, कहते हैं हम कूद जाएंगे नदी में, हमको प्रेम नहीं करोगे तो उनसे ब्याह कर लो। दबाव बनाने लगते हैं, माता पिता पे दबाव बनाने लगते हैं आप अनुकूल संवेदनाएं पाने के लिए। लगते हैं कहने कि तुम हमसे कम प्यार करते हो, उनको ज़्यादा करते हो, हमारी कम परवाह करते हो, उनको ज़्यादा करने लगते हैं। ये वही लोग हैं जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, सुविधा को ही से मान लेते हैं कि आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। और इसीलिए आप सुविधा के ही क्षेत्र में प्रयास करना, सारी पढ़ाई लिखाई ज्ञान, आपका विवेक इस लायक बनना है कि आप प्रयास करके सुविधा संग्रह करने की स्थिति में पहुंच जाएं। आप भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, व्यापारी बन जाएं। दूसरे पे शासन करना चाहते हैं या दूसरे को डोमिनेट करके अपना जीवन चलाना चाहते हैं। बहन को, माँ को, भाई को जब डोमिनेट नहीं कर पाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। बहन से एक गिलास पानी मांगा, नहीं दिया, डोमिनेट नहीं, 2 थप्पड़ मार दिए। क्यों मार दिए? आप बड़े हैं। अब एज के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, जेंडर के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। आपको बाहर घूमने का छूट चाहिए, बहन नहीं छूट सकती क्योंकि वो लड़की है, आप लड़का है। शासन करने की इच्छा आपकी बनी रहती है। ऐसा कब होता है? जब प्रभाव के रूप में आप सुख की तलाश करते हैं, शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। जब आप स्वभाव के रूप में देखेंगे और जब अपने आप को कॉन्शियस यूनिट मानेंगे, शरीर को जड़ इकाई मानेंगे, ऐसा समझ जाएंगे, तब सुख आपकी आवश्यकता मानेंगे कि सुख आपकी आवश्यकता है और शरीर की आवश्यकता सुविधाएं हैं। और तब आप अपनी जब शरीर की आवश्यकता सुविधा समझेंगे तो सुविधा की अपनी सीमाएं हैं। कितना भोजन करेगा कोई, कितना कपड़ा पहनेगा? भाई कपड़े का एक ही काम है, शरीर को सुरक्षित रखना। भोजन का एक ही काम है, शरीर का पोषण करना। तब आप बीघा का बीघा जमीन थोड़े खरीदेंगे, तब आप 50 मंजिल की इमारत थोड़े बनवाइएगा। अरे जितने में आप अपने 6 पेटी शरीर को सही रख पाए, आप इतना बड़ा घर चाहिए, 2 कमरे का मकान बनवा लेंगे, काम चल जाएगा। या परिवार में जितने लोग हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार आप घर बनवाएंगे, ना कि आप
घर इसलिए बनवाएंगे कि लोग आपको इज्जतदार बड़े आदमी का है, आवश्यकता नहीं है तो क्यों बनवाएंगे? आपको सुविधा 10 गाड़ी क्यों खरीदेंगे जब एक गाड़ी से काम चल जा रहा है? और 10 गाड़ी खरीदने का मेहनत प्रयास क्यों करेंगे बेमतलब का? तो आपका प्रयास वहां नहीं होगा, सुविधा संग्रह में नहीं होगा। जब अपने आप को चैतन्य इकाई मानेंगे तब आपका प्रयास सही समझ, सही भाव, सही विचार के लिए होगा, सही व्यवहार के लिए होगा, कार्य और व्यवस्था में ठीक से भागीदारी के लिए होगा। इस व्यवस्था में भागीदारी के मुद्दे पे अगले लेक्चर में हम लोग काफी चर्चा करेंगे। अभी आज टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।